जय भीम मित्रों। मान्यवर कांशीराम साहब एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और बहुजनों को सत्ता में लाने के लिए बहुजन मूवमेंट खड़ा किया। आज उनकी जयंती है। मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको चंद्रशेखर आजाद की उस बयान के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले मैं आपको मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूंगा। पंजाब राज्य के खवासपुर गांव में साहब कांशीराम का परिवार रहता था तथा सतलुज नदी के किनारे दोआब क्षेत्र में कटली गांव के नजदीक पिता हरिसिंह जी खेतीबाड़ी करते थे। उसमें तरबूज की खेती भी करते थे तथा पास लगे आम के बागों को ठेके पर लेते थे। विद्यालय की शिक्षा के दौरान साहब कांशीराम जी अपनी दिनचर्या अनुसार सुबह जल्दी उठकर तरबूज तोड़कर बुग्गी में भरकर पास की मंडी में बेचने जाते थे। उसके बाद घर आकर तैयार होकर पढ़ाई करने चले जाते थे। स्कूल से आने के बाद साहब फिर से अपने खेतों में चले जाते थे। वहां आम के बाग की रखवाली करते तथा एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। प्रकृति से जुड़ाव के कारण गर्मियों में आम के पेड़ के नीचे पढ़ाई करते करते सो जाते थे। इसके अलावा एक उसी पेड़ के नीचे तथा पेड़ के ऊपर बनी मचान पर बैठकर लगातार शांत भाव से सोचते रहते। साहब के घर वालों को साहब को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सबको मालूम था कि वे उसी पेड़ के नीचे मिलेंगे। साहब की शिक्षा चौथी कक्षा तक मलकपुर के सरकारी स्कूल में हुई। 5वीं से 8वीं तक की शिक्षा इस्लामिया स्कूल रोपड़ में हुई। 9वीं और 10वीं की शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल में तथा महाविद्यालय शिक्षा BS.C गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ में पूरी हुई। उस समय रोपड़ क्षेत्र में चमार जाति में साहब कांशीराम पहले छात्र थे जिन्होंने BSc तक की पढ़ाई पूरी की। BS.C की पढ़ाई के दौरान साहब कांशीराम ने खेत में काम करना बंद कर दिया था तथा पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। खेत में काम न करने के कारण साहब के घर में आपसी कहासुनी भी हो जाती थी। चूंकि साहब घर में बड़ा होने के कारण खेत में काम की जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती थी, लेकिन साहब अधिकतर समय अपनी पढ़ाई में लगाने लगे। खेत के काम में हाथ न बंटाने के कारण पड़ोसी जमींदार साहब के पिता हरिसिंह जी को टोकते थे कि तुम्हारा बड़ा बेटा कांशीराम हट्टा कट्टा है, उससे खेत का काम क्यों नहीं करवाते? क्या पढ़ा लिखा कर उसे पटवारी बनाएगा? तब उसके जवाब में साहब के पिता उन जमींदारों को धमकाते थे, लेकिन वो बातें दिलो दिमाग पर चुभ जाती थीं। एक दिन साहब के पिताजी ने साहब को कॉलेज में न जाने तथा खेत में जरूरी काम करने के लिए छुट्टी करने को कहा, तो साहब ने काम करने की मनाही कर दी। इस बात पर साहब के पिता भड़क उठे और जो जमींदार बोलते थे वही बातें साहब को कह डालीं कि वो जमींदार सही कहते हैं कि कांशीराम को पढ़ा लिखा कर क्या पटवारी बनाएगा। इस बात पर साहब बोले कि तो पटवारी केवल उनके लड़के ही बनते हैं, वह क्या सोचते हैं कि हम ऊंचे ख्वाब भी न लें, हम केवल गुलामी ही करते रहे। वो खुद के लड़कों से खेत का काम क्यों नहीं करवाते? उनके लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। आज के बाद मैं अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाऊंगा। आप उन पागल जमींदारों को कह देना मैं पटवारी नहीं प्रधानमंत्री बनूंगा। इस तरह के संवाद से घर में तनाव का माहौल बन गया और साहब के पिता ने ठंडे दिमाग से सोचा कि अब कांशीराम को पढ़ाना है तथा इन ताना देने वाले जमींदारों के मुंह पर तमाचा मारना है। साहब हमेशा जिद्द के पक्के थे, जो बात कह देते थे वो उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती थी। 25 अगस्त 2003 को आंबेडकर मैदान लखनऊ में अखिल भारतीय BSP कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। लखनऊ में साहब ने आखिरी भाषण दिया था। यहां पर साहब ने अपने पिताजी की सोच को लोगों के सामने इस प्रकार रखा। जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तो मास्टर जी ने मेरा नाम स्कॉलरशिप के इम्तिहान में भेजा, तो मुझे चौथी क्लास में स्कॉलरशिप मिली। 4 रुपया महीना, 8वीं क्लास में 8 रुपया महीना।
इस तरह से मैं अतिशूद्र समाज का चमार आगे बढ़ा। 1948 में मेरे गांव के नजदीक का एक चमार IAS में सेलेक्ट हो गया। इधर मेरे पिताजी को किसी ने ताना मारा कि भाई लड़के को क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ लिख कर ये क्या पटवारी बनेगा। मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ये पढ़ लिख कर पटवारी क्यों बनेगा, हमारा गांव के नजदीक का एक चमार पढ़ लिख कर कलेक्टर बना है तो मेरा लड़का भी कलेक्टर बनेगा। लड़के को कलेक्टर बनाने का बुखार मेरे पिताजी को भी था। मैं पढ़ा लिखा और आगे बढ़ा, न पटवारी बना न कलेक्टर बना और आगे बढ़ता गया। आज मैं इस प्रकार की कोशिश में हूं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं। इस प्रकार साहब ने अपनी व अपने पिताजी की सोच को बहुजन समाज के सामने रखा। हर मां बाप का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा होकर अच्छी नौकरी करे, अच्छे खानदान में शादी करे और अच्छी जगह पर मकान बनाए। मां बाप समझते हैं कि इसी कार्यशैली से हमारे बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे। देखने में आया है कि दुनिया के ज्यादातर बच्चे अपने मां बाप की सोच के अनुसार ही काम करते हैं तथा उसी सोच को धरातल पर उतारते हैं। जो मां बाप अपने बच्चों के लिए एक सपना संजोए हुए थे, वही बच्चे अब नौकरी करते हुए अपने मकान शहर में बनाकर रह रहे हैं। और जब इनके बुजुर्ग माता पिता गांव से शहर में अपने बच्चे के पास आते हैं तो वही बच्चे जिनके लिए माता पिता बड़े बड़े सपने देख रहे होते हैं, वह अपने दोस्तों से अपने माता पिता का परिचय तक करवाना मुनासिब नहीं समझते। तो क्या हो गया नाम रोशन? क्या इसी नाम रोशन की इंतजार कर रहे थे? अक्सर मैंने शहर में रह रहे माता पिता की हालत को देखा है। शहर में बने मकान के एक हिस्से में छोटी सी कोठरी बनाकर उन सपने संजोने वाले माता पिता को कैद खाने में रोक दिया जाता है। ये है हमारे देश के आधुनिक जमाने की हकीकत। जिस प्रकार प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है, ठीक उसी प्रकार साहब कांशीराम जी के माता पिता की भी यही इच्छा थी। साहब कांशीराम घर में 3 बहनों से तथा 2 भाइयों से बड़े थे। जैसा कि परंपरानुसार घर में बड़े लड़के की शादी के बाद ही छोटे बच्चों की शादी के बारे में सोचा जाता है, उसी प्रकार साहब के घर में रिश्ते की बातें प्रारंभ हो गईं। साहब के पढ़े लिखे होने के कारण पंजाब राज्य के एक विधायक के घर से रिश्ता आया। इस रिश्ते को देखते ही साहब के परिवार वालों ने हां कर दी। इस रिश्ते के लिए साहब की इच्छा नहीं जानी गई। शादी की सारी बातें तय हो गईं और झट से साहब की मंगनी कर दी गई। लेकिन साहब मंगनी से खुश नहीं थे, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसी दौरान देहरादून में साहब की नौकरी लग गई और साहब देहरादून चले गए। दूसरी तरफ लड़की के परिवार वाले साहब की शादी के लिए बार बार कहने लगे, लेकिन साहब ने शादी करने से मना कर दिया। देहरादून में साहब के परिवार के सदस्य आते जाते रहते थे तथा शादी के लिए दबाव देते रहते थे, लेकिन साहब ने हां नहीं की। धीरे धीरे साहब ने घर आना जाना बंद कर दिया। इसके बाद साहब ने देहरादून से नौकरी छोड़ दी और पूना में ERDL मेन सहायक अनुसंधान के पद पर नौकरी करने लगे तथा यहां से घर आना जाना साहब ने बंद कर दिया और शादी विवाह न करने का संकल्प लेकर एक पत्र अपने घर वालों के नाम भेज दिया। साहब के इस व्यवहार से मंगनी तोड़ दी गई। इस तरह के व्यवहार से साहब के पिता को बहुत बुरा लगा। जब कभी कभार साहब के घर में कोई व्यक्ति साहब द्वारा चलाई गई मूवमेंट के बारे में चर्चा करते तो साहब के पिता बहुत गुस्सा होते हुए कहते कि कांशीराम की चर्चा अब मत किया करो, मैं समाज में जवाब देने लायक नहीं रहा, इसने समाज में मेरी नाक कटवा दी है, मेरे लिए कांशीराम मर चुका है। अब साहब का गांव आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका था तथा साहब के परिवार का हालचाल साहब के सामने कार्यकर्ता बताते रहते थे। बहुजन समाज के लिए पूना ऐतिहासिक प्रेरणादायी धरती रही है। समय समय पर अनेक महापुरुषों ने यहां बिगुल बजाया है, चाहे वह कोरे गांव की महारों के रक्तपात क्रांति रही हो, जहां विशाल शहीदी मीनार बनी हुई है जो पूना से 20 किलोमीटर की दूरी पर नगर रोड पर भीमा नदी के पास बनी हुई है, जो बहुजनों के महान बलिदान का प्रतीक है। चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का फुलेवाड़ा हो, जो एक संग्रहालय के रूप में स्थापित है। यहां राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने एक मजबूत मूवमेंट चलाई थी जिसने ब्राह्मणवाद की नसें ढीली कर दी थीं। जैसे ही फूले जी को ब्राह्मणों ने अपनी बारात से शूद्र कहकर बेइज्जत करके भगाया था, तभी राष्ट्रपिता ज्योतिबा
फुले जी ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था। फुलेवाड़ा में एक कुआं खोदा गया जिसमें सभी जाति धर्मों के लोग पानी पी सकते हैं। ये उस समय का दौर था जब पेशवागिरी चरम सीमा पर थी, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को साथ लेकर इसी पूना में बहुजन समाज के लड़के लड़कियों के लिए विद्यालयों का संचालन किया तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना की। आज फुलेवाड़ा पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर तले गांव में स्थित है। आज आंबेडकरी फुले मूवमेंट के लोग दूर दूर से फुलेवाड़ा के दर्शन करने आते हैं। इसी पूना शहर में बाबा साहेब डॉ आंबेडकर ने मूवमेंट चलाई थी। इसी पूना की यरवदा जेल में गांधी जी ने दलितों को मिले अधिकारों के विरुद्ध आमरण अनशन किया था और मजबूरीवश बाबा साहेब ने गांधी जी से समझौता करना पड़ा था, जिसे भारतीय इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है और दलितों के लिए काला दिन के रूप में पहचाना जाता है। इसी पूना में एक बंगला है जहां बाबा साहेब डॉ आंबेडकर कुछ दिन रुके थे। इसी पूना शहर में साहेब कांशीराम जी ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध बिगुल बजाकर आंबेडकर मूवमेंट की जड़ें जमाई थीं। 6 नवंबर 2007 को पलवल हरियाणा में एक कार्यक्रम में दीना भाना जी से मेरी मुलाकात हुई। उनसे बात करने के लिए हम थोड़ा बाहर घूमने के लिए चल दिए तथा उनसे साहब कांशीराम जी के बारे में मैंने जानने की कोशिश की। तब दीना भाना जी को पुरानी यादें ताजा होने लगीं और उन्होंने वो तमाम बातें बताना आरंभ कर दिया जो उनके साथ पूना में घटनाएं घटी थीं। उन्होंने बताया कि जब मैं पूना में ER.D.L में चौथे दर्जे का कर्मचारी था और कांशीराम जी क्लास 1 अधिकारी थे। ERDL ने बाबा साहेब डॉ आंबेडकर और भगवान बुद्ध की जयंती की छुट्टियां खत्म करके दिवाली और तिलक की जयंती में जोड़ दी थीं। आगे दीना भाना जी ने बताया कि मैंने इसका पूरे जोर शोर से विरोध किया और इस केस को लड़ने के लिए कांशीराम जी ने मुझे पैसा भी दिया तथा हौसला भी बढ़ाया। उसके बाद जोशी जैसे दूषित मानसिकता के कर्मचारियों ने मुझे पीटने की योजना बनाई। जब इस बात का कांशीराम जी पता चला तो हट्टे कट्टे साहब ने जोशी और अन्य कर्मचारियों को ललकारते हुए कहा कि किसी ने दीना भाना की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। तब इस बात पर जोशी ने साहब कांशीराम जी से पूछा कि ये चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी और आप क्लास 1 अधिकारी, आप दोनों का क्या रिश्ता है? तब साहब ने गरजते हुए कहा कि दीना भाना और मेरी दोनों की राशि एक है। इसकी जाति भी च से शुरू होती और मेरी जाति भी चत से शुरू होती है, इसलिए ये मेरा भाई है। इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो उसकी आंखें फोड़ दूंगा। आगे दीना भाना जी ने बताया कि काश कांशीराम जी उस समय पूना में मेरा सहयोग न देते तो आज दीना भाना इस दुनिया में नहीं होता। इस प्रकार दीना भाना जी के साथ एक होटल में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए काफी लंबी चर्चा हुई। तब तक भंते राहुल जी भी आ गए थे और भंते जी से भी दीना भाना जी बातें हुई। उसके बाद हम वापस कार्यक्रम के स्थल पर आ गए। इस तरह से पूना में दीना भाना और साहब की मूवमेंट ने एक नया मोड़ ले लिया। उस समय D.K. खापर्डे जी भी इस मूवमेंट में विशेष सहयोगी थे। यहां तक पहुंचते पहुंचते साहब की कार्यशैली में बहुत बदलाव आ चुका था और यहीं से जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। अपनी जिंदगी के 29 वर्ष पूरे करते ही सन 1964 में साहब कांशीराम जी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और समाज में जाकर लोगों को जगाने का अभियान शुरू कर दिया। पूना के अलावा साहब ने दिल्ली में भी मूवमेंट शुरू कर दी। भारत की राजधानी होने के कारण सभी राज्यों के कार्यक्रम दिल्ली से आसानी से मैनेज किए जा सकते थे, इसलिए साहब ने दिल्ली को केंद्र चुना और मुहिम तेज कर दी। पूना से जाने के बाद साहब कांशीराम जी का गांव से संपर्क खत्म हो चुका था, लेकिन परिवार के सदस्यों को यह जानकारी रहती थी कि साहब बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं तथा समाज को मानसिक रूप से तैयार करके एक निश्चित उद्देश्य के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। इसी दौर में रोपड़, पंजाब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें साहब को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। उधर साहब के गांव ख्वासपुर में ये सूचना मिलते ही परिवार के लोगों ने आपस में चर्चा की और साहब की माता बिशन कौर ने साहब के पिता हरि सिंह को साहब से मिलकर घर लेकर आने का आग्रह किया, तो पिता हरि सिंह जी ने कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया और कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाना चाहता।
तब माता बिषण कौर छोटे बेटे हरबंस को साथ लेकर कार्यक्रम में पहुंच गई। वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम था और भारी संख्या में भीड़ एकत्र थी। साहब अपना लक्ष्य सामने मौजूद भीड़ को अपने भाषण के माध्यम से बता रहे थे। इस नेक कार्यक्रम और साहब की इस तरह की विचारधारा को सुनते हुए माता बिषण कौर लगातार रोती रही। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ तो माता बिषण कौर साहब को चिपक कर जोर जोर से रोने लगी। इतने साल बाद अपने बेटे के चेहरे को देखने का मौका मिला है तो मां की ममता न रुक सकी और जो उलाहने माता देना चाहती थी वो उलाहने देती रही। काफी देर बाद साहब ने मां को शांत किया और घर परिवार की चर्चा होने लगी। तब मां ने कहा कि बेटा, समाज की रीति रिवाज के अनुसार बड़े बेटे की शादी की जाती है, उसके बाद छोटे की शादी की जाती है। तेरे कारण हमने छोटे बच्चों की शादी भी नहीं की है, इसलिए घर चल, मैं मरने से पहले तेरे सिर पर सेहरा देखना चाहती हूं। साहब इस बात पर मुस्कुराए और कहने लगे कि मां, तुझे अभी भी मेरी शादी की चिंता है। गंभीर होते हुए साहब ने कहा, मां मुझे सेहरा नहीं कफन दे, क्योंकि मैं मर चुका हूं। यह बात सुनकर मां और जोर से रोने लगी। बड़ी मुश्किल से साहब ने मां को फिर चुप किया और कहा कि मां, मेरा व्यक्तिगत घर परिवार नहीं है, समस्त बहुजन समाज ही मेरा परिवार है। रही बात शादी की, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। रही बात घर जाने की, अगर आप लोग मेरे से मिलना चाहो तो इसी तरह के कार्यक्रमों में आकर मिल लेना, क्योंकि मेरे पास समय बहुत काम है और काम ज्यादा है। इस प्रकार लंबी बातचीत करने के बाद साहब अगले कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ गए और मां बिषण कौर रोते रोते खाली हाथ गांव लौट आई। जब एक आदमी के जीवन का निश्चित मकसद बन जाता है तो उस मिशन में जज्बातों और भावनाओं को तवज्जो नहीं दी जाती, और जो आदमी भावनाओं में बहकर अपने कदम रोक देता है वह जिंदगी में अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। एक पत्रकार वार्ता में साहब से पूछा गया कि आपकी शादी कब हुई? साहब ने जवाब दिया, मैंने शादी नहीं की है। जब मेरी शादी होने की बात चल रही थी तो मैंने फैसला किया कि मुझे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रहना है तो मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। मेरा कोई अपना परिवार मोहमाया का जंजाल नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन संघर्ष और उनका आंदोलन भारतीय समाज की दिशा बदलने वाला रहा है। उन्होंने वंचितों, शोषितों और दलित समाज के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार, उनका परिश्रम और उनकी रणनीति ने भारतीय राजनीति में एक नई चेतना जागृत की। आज जब उनकी जयंती पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया तो यह सिर्फ एक वक्तव्य नहीं बल्कि एक सच्चाई का आईना था, जो इस देश की बहुजन राजनीति और सामाजिक न्याय की हकीकत को दर्शाता है। कांशीराम साहब ने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि सत्ता में भागीदारी के जरिए बहुजनों को उनका हक दिलाने का सपना देखा। उन्होंने महसूस किया कि जब तक दलित, पिछड़े और आदिवासी राजनीतिक रूप से संगठित नहीं होंगे तब तक वे अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे। उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और जिसकी संख्या अधिक है उसकी सत्ता में हिस्सेदारी भी अधिक होनी चाहिए का नारा दिया। उनका यह विचार समाज के उन तबकों के लिए था जिन्हें सदियों से दबाया और कुचला गया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में कहा कि आज जब हम कांशीराम जी के विचारों को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। उन्होंने राजनीतिक शक्ति को बहुजनों के हाथों में देने की रणनीति बनाई। उन्होंने समाज को जागरूक किया कि सत्ता सिर्फ कुछ परिवारों और विशेष जातियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक समाज का वंचित वर्ग खुद संगठित नहीं होगा तब तक कोई भी उन्हें उनका अधिकार नहीं देगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि कांशीराम जी ने सामाजिक क्रांति के लिए जो मार्ग चुना वह आसान नहीं था। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, वर्षों तक साइकिल से घूम घूम कर समाज को जागरूक किया, किताबें बांटी, आंदोलन किए और लाखों लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। यह उनका त्याग और समर्पण था कि बहुजन समाज ने पहली बार अपनी शक्ति को पहचाना और अपने हकों के लिए संघर्ष करना सीखा। आजाद ने यह भी कहा कि कांशीराम जी का सपना अधूरा नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। उन्होंने जो संगठन खड़ा किया
जो चेतना जगाई, उसे और मजबूत करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज भी समाज के वंचित वर्ग को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके विरोध में वही ताकतें खड़ी हैं जिन्होंने सदियों से उन्हें दबाया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांशीराम जी ने दिखा दिया कि जब बहुजन संगठित होते हैं तो वे सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले सकते हैं। कांशीराम जी का संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव का एक संकल्प था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब तक हम खुद शिक्षित, संगठित और संघर्षशील नहीं होंगे, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं देगा। उन्होंने सिर्फ वोट देने की बात नहीं की, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी की बात की। उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए मिशनरी सोच के साथ काम किया, और उसी का परिणाम था कि समाज के दबे कुचले लोग भी राजनीति में अपनी ताकत दिखाने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज जब हम कांशीराम साहब को याद करते हैं तो हमें सिर्फ उनकी विचारधारा को पढ़ना ही नहीं, बल्कि उसे जमीन पर लागू करना भी होगा। हमें उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर समाज के हर दबे कुचले व्यक्ति को साथ जोड़ना होगा। जब तक हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, तब तक सामाजिक परिवर्तन अधूरा रहेगा। कांशीराम जी ने हमें यह सिखाया कि सत्ता सिर्फ चुनावी लड़ाई से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए समाज को तैयार करना पड़ता है। उन्होंने जो मिशन शुरू किया वह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के संघर्ष का हिस्सा था। आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। बहुजन समाज को सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे सत्ता के केंद्र में रहकर फैसले लेने चाहिए। यही कांशीराम जी की असली विरासत है और यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमें कांशीराम जी की जयंती को सिर्फ एक कार्यक्रम के रूप में नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इसे एक संकल्प के रूप में लेना चाहिए। हमें उनके विचारों को और आगे ले जाना होगा, समाज को संगठित करना होगा और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत करनी होगी। यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।